हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एग्रीकल्चर में। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन बता दिए थे, 4 क्वेश्चन बताए थे मैंने इस एक्सरसाइज से। तो आज पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करूंगा आज ही, और लॉगरिथम चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आइए हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन जो स्किप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्वेश्चन ये लगा सकते हो, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप लगाइए भाई, अब जैसा कि मैंने बताया है उस तरीके से आप करते जाइए, क्वेश्चन लग जाएगा आपका। 17 क्वेश्चन ये है कि लॉग 3.109 इक्वल टू दिया गया 0.4926। ये लॉग 3.109 की वैल्यू ये दे दी है पहले से क्वेश्चन में। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ये वैल्यू दी है वो आपके लघुगणक से निकाल कर ये वैल्यू यहाँ पे रखी है किताब में। जैसा कि अगर ये वैल्यू दी गई होगी तो आपको टेबल नहीं दी जाएगी। आपसे ये कहा है कि 0.00109 इस पे घात इन्होंने दे दी है 1/5। कहा है कि लघुगणक ज्ञात करो, लघुगणक ज्ञात करना है। अब हमें किताब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल तो यहाँ पे हमें देखनी नहीं है। टेबल का मान यहाँ पे रख दिया गया पहले से। तो इसका मान निकालना तो मैंने पहले से आपको कहा था, इसका मान निकालो तो x के बराबर ले लो। x के बराबर लेंगे तो हमें देखो, पहले ये घात यहाँ पे दी गई तो इसका मान निकालना अभी संभव नहीं है। जब हम इसका मान तभी बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे, अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे, जब यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो आइए दोनों पक्षों में पहले की तरीके से लॉग लेते हैं दोनों पक्षों में। तो यहां पर हमारा जो होगा लॉग, जिस किसी व्यक्ति ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया उस वीडियो को पहले देखें। ये क्वेश्चन समझने से पहले उस वीडियो को पहले देखें आप, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लॉग एक्स लॉग एम की घात एन, तो ये एन घात आगे आ जाएगी तो 1/5 लॉग 0.003109 ये दे दिए। अब क्या करना है, 3109, यहां पर भी 3109 लिखा है। पहले मैंने आपको बता दिया था जब मैंने लघुगणक का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। स्टार्टिंग मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो भी पूर्णांश निकलते हैं, जो भी अगर अंक समान होंगे, लॉग के अंक समान होंगे तो पूर्णांश समान होगा। अंक यहाँ पर 3109 है, यहाँ पर भी 3109, तो इसका पूर्णांश 49 29 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में ये दे दिया गया है लॉग x 1/5। यहां पर 3109, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा 4926 यहाँ पे लिख लो। अब इसका पूर्णांश क्या होगा, इसमें दशमलव, देखो पूर्णांश कैसे निकालते हैं, जब संख्या 1 से छोटी होती है। जब संख्या 1 से छोटी होगी तो इसके लिए पूर्णांश आ जाएगा माइनस दशमलव के दाईं ओर कितने जीरो हैं बताइए आप। दशमलव के दाईं ओर 2 जीरो हैं, तो यहां पर 2 लिख लो और प्लस में 1 जोड़ा जाएगा तो आपका आ जाएगा -3। इसका मतलब पूर्णांश हो जाएगा 3 बार। यहां पर पूर्णांश कर दो 3 बार, यहां पे लगा दो दशमलव, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। बट log x का मान है ये। अगर हम अभी तो मैंने 1/5 की वैल्यू, 1/5 का इसके अंदर गुणा करना है, 1/5 का इसमें गुणा करना है, तो आप इस बार को पहले सही से लिखो। वैसे हम इसे अगर सही से लिखेंगे तो ये -3 लिखा हुआ है और ये प्लस का 0.4926 लिखा है। 5 से भाग तभी दे पाओगे, 5 से भाग आप तभी दे पाओगे जब यहां पर 5 हो। 5 नहीं तो 5 बनाओ फिर।
log x इक्वल 1/5, यहाँ पर -3 पहले से, -2 यहाँ पे और लिखो, और फिर +2 लिखो, और फिर 0.4926 ये लिख दिया। 2 घटा दिया, 2 जोड़ दिया, क्योंकि 5 हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्णांश कैसे निकालेंगे। और अब पूर्णांश तो आप यहां से निकाल लोगे, लेकिन अपूर्णांश समान अंकों का अपूर्णांश समान होता है, तो 3109 यहाँ पर भी, 3109 यहाँ पर भी, तो पूर्णांश अपूर्णांश इसका समान होगा। इसके बाद क्या है, log x 1/5 ब्रैकेट -5 प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.4926। अब क्या करना है, log x इसका गुणा इसके अंदर करना है, तो इसका 5 का गुणा इसमें करेंगे, 1/5 का इसमें गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 2.4926 बटे में आ जाएगा आपका 5। इसके बाद log x -1 प्लस 5 का इसमें भाग करेंगे, तो 5 का इसमें भाग करेंगे जो 0.5 चौकू 20, 4 बचा 49 हो गया, 5 नेम 45, 45 और 4 फिर 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, फिर 26 हो गया, और 5 पंचे 25। एक बार और देख लेते हैं, 5 चौकू 20 यानी 4, 49, 5 नेम 45, 45 4 49 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25। ये आ गया आपका log। अगर x की कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे तो ये 1 पे बार लगा हुआ है, तो ये 1 बार 0.4985, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो हमें इस log को इधर भेजेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, लॉग का यानी एंटी लॉग, यानी लघुगुणक का प्रति लघुगुणक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बार 0.4985। ध्यान रखना, अगर आपको x का मान निकालना है, अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको प्रति लघुगुणक वाली सारणी में जाना पड़ेगा। अगर आपको लघुगुणक का मान निकालना है तो आपको प्रति लघुगुणक वाली सारणी में जाना पड़ेगा। तो आपको मान निकालना है इसका, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें एंटी लॉग 49 पे 8 देखेंगे प्रति लघुगुणक में। ध्यान रखना प्रति लघुगुणक, बहुत सावधानी बरतनी यहाँ पे। 49 पे 8 प्रति एंटी लॉग, 49 इधर है, लास्ट में सबसे 49 है, और 49 के 8 नंबर के सीध पे देखना आप, 49 के 8 नंबर के सीध में, ये 8 नंबर के सीध में 3148 आ रहा, देखिए अब 3148 आ रहा है यहाँ पे, तो 3148 और 5 मीन डिफरेंस, और 5 मीन डिफरेंस यानी 5 के सीध पर देखेंगे तो ये 5 मीन डिफरेंस, इसका मतलब है 5 के कॉलम पर देखिए, 5 के कॉलम पर 4 आ रहा है, तो 4 को यहीं पे जोड़ देंगे, तो ये x के बराबर है। लेकिन अभी हम इस पूर्णांश का भी यूज करेंगे इसमें कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगा यहाँ पर, तो x का मान आपका हो जाएगा 3152, और दशमलव आपका लगेगा, एक बार है, एक बार का मतलब हो जाएगा दशमलव आपका आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगेगा जब उसके आगे एक भी अंक ना हो, 0 हो, तभी तो। अगर इसका पूर्णांश अगर निकालेंगे तो 1 बार आएगा, तो ये हमारा आंसर है इसका। अब देखिए आप फिर दोबारा से देख लो कि इसका मान निकालने के लिए हमें वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे मैंने log m की घात n का फार्मूला अप्लाई कर दिया, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, वहां से मैंने वैल्यू को रखा, 3 बार आ गया, 3 बार को मैंने कंप्लीट किया क्योंकि 5 से भाग देना था, 5 से भाग देने के लिए मैंने यहाँ पे -5 किया, क्योंकि -2 यहाँ पे जब हम इसमें घटाएंगे और जोड़ेंगे तभी यहाँ पे 3 की जगह पे -5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने -5 है, इसमें भाग कर दिया, इसमें भी भाग कर दिया, 1 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो ये संख्या आ रही। अब कंप्लीट ये हमारा आंसर, इसका टोटल आंसर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यही आपको समझना है। आपको एंटी लॉग हमने पहले से बता दिया है, टेबल में आपको देखना पड़ेगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग देखने के बाद में
ये वन बार का हमने बाद में, ये वन बार का जो भी मतलब है, क्या मतलब है, ये पूर्णांश है हमारा। पूर्णांश यहाँ पे वन बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश तभी आता है वन बार जब दशमलव के बाद में या संख्या एक से छोटी होती है या दशमलव के दाईं ओर एक भी शून्य ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 आपका एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं। जो सेम टू सेम आपके क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपके स्किप किए जाएंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाएगा। देखिए गोले का आयतन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में गोले का आयतन, गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात करो। उस गोले का व्यास ज्ञात करो, यानी किसका व्यास निकालना है, गोले का, गोले का व्यास, गोले का व्यास यानी d की वैल्यू निकालनी है, डायमीटर व्यास, और व्यास होता है 2r के बराबर, यानी गोले का व्यास निकालना है 2r। अगर यहाँ पे गोले की त्रिज्या आपकी r है, तो उस गोले का व्यास, यानी ये गोले की त्रिज्या r है, तो इसकी हम त्रिज्या को दूसरी तरीके से लेंगे, यानी अलग लेंगे। ये इसकी r है तो इसकी r हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं हमें इसकी और इसके बराबर है, बराबर अगर होती तो निकलवाते ही नहीं है वो। इस गोले का हमें व्यास निकालना है और इसी का आयतन दिया गया है। उस गोले का व्यास ज्ञात करो जिसका आयतन, आयतन इसका कितना दिया गया, यानी b बराबर 248.6 घन सेंटीमीटर, ये इसका दिया गया आयतन। तो क्वेश्चन एक बार फिर रीड करते हैं। यदि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात करो जिसका आयतन ये है। गोले का व्यास ये है, त्रिज्या आपकी r हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, अगर हम इस गोले की त्रिज्या निकालें, इस गोले का व्यास हमने 2r मान लिया, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो त्रिज्या इसकी r हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r, r मतलब कैपिटल R क्यूब, और ये दिया गया 248.6 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, और इधर क्या है r क्यूब, और इधर हमारा है 248.6। हमें r क्यूब का मान निकालना है, कोई भी तो कैंसिल होगा नहीं, ऊपर हो जाएगा 88, नीचे हो जाएगा 21, ऊपर गुणा करेंगे 88, नीचे हो जाएगा 21, r क्यूब। वेरी इजी है। हमें r क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देखिए r क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, 21 इधर पहुंच जाएगा, इसका मतलब है 24, यानी 248.6 में गुणा हो जाएगा 21 का, और नीचे हो जाएगा 88। कैंसिल करना चाहो इससे कैंसिल हो जाएगा, बट हम कैंसिल नहीं करने में, हमें तो लॉग लेना है दोनों पक्षों में। r की अगर वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस पर पावर हो जाएगी 1/3, बट r क्यूब की वैल्यू पहले निकाल लो, फिर r की वैल्यू निकाल लो, तभी आपका, आप हमारा लक्ष्य है r का मान निकालना। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, अगर चाहो तो डायरेक्ट आप r दोनों पक्षों में लॉग ले सकते हो। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में लॉग लें, लॉग हो जाएगा r क्यूब, इधर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट 248.6 × 21
और बटे में 88, ये लॉग हो गया हमारा। इधर log m की घात n, तो ये हो जाएगा 3 log r, ये log m बटे n, log m बटे n यानी log m प्लस log n, log m बटे n, log, इसमें जो इंटू लगा हुआ है तो इसे प्लस पहले डायरेक्ट कर सकते हो। अगर ऊपर इंटू लगा है, तो log m इंटू n, तो ये log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, और बटे में जो होता है वो माइनस में पहुंचता है, बटे में जो होगा वो माइनस में पहुंचेगा। जो भी बटे में होगा वो माइनस में पहुंच जाएगा। तो माइनस में क्या आएगा, log 88, ये माइनस में पहुंच जाएगा। जो बटे में संख्या होती है वो log के माइनस में पहुंचती है, गुणे में होती है वो प्लस में पहुंचती है। तो फिर इसमें अभी हम इसे 3 log r को अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, और 3 log r इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। इधर हम क्या करेंगे, अभी log लेंगे, log टेबल को अब देखना पड़ेगा। अब आप तो सीख चुके होंगे, 24 के 8 नंबर वाले कॉलम को देखेंगे पहले, 24 और 8 नंबर के कॉलम के बीच में कौन सी, कहाँ पे मैच कर रहा है दोनों। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, पहले log देखना है, log अभी तो log टेबल देखनी है। 24 24 और 8 नंबर के सीध पे जाना है, 8 नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब है 24 के सीध पे बिल्कुल सावधानी से, 24 8 39 45 39 45 39 45, अब 6 मीन डिफरेंस, 39 45 यानी 24 के कॉलम में पहुंच जाएंगे 39 45, और 6 पे मीन डिफरेंस क्या है, 6 पे मीन डिफरेंस है हमारा 39 45 11 है। ये मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना है यहीं पे। अब उसके बाद में हमें करना क्या, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लगाओ, और इसमें आपको ये देखना है कि दशमलव के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, log 21 को देख लो, डायरेक्ट 21 वाले कॉलम पे देखो, 21 पे 0 देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 माना जाएगा, पॉइंट लगा के 0 माना जाएगा। तो 21 पे 0 पे देखो, 32 22 32 22, एक बार और 32 22, इस पे आपका पूर्णांश आएगा आपका 1, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक है। माइनस 88 पे देखते हैं, और 88 की वैल्यू आपको दी गई है, 88 पे 0 पे देखते हैं, 94 45 94 45, यहाँ पर दिया गया 2 अंक, दशमलव यहाँ पे लगा 2 अंक है यहाँ पे, तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 1। अब इसमें 2 का गुणा, इससे पहले 11 को जोड़ेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। 3 log r, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नीचे तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 45 में 11 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.3956 प्लस 1.3222 माइनस 1.9445। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है पहले, फिर उसे घटा देंगे अपने लोग। 3 log x, 3 log x बराबर, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 2 होता है 8, 5 2 7, फिर होता है 9 2 11, और 3 3 6 1 7, और 2 1 3, माइनस 1.9445, 3 log x बराबर, अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करो, 8 से 5 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, 11 से 4 को माइनस करेंगे 7 बचेगा, 6 से यानी 16 से 9 को माइनस करेंगे 7 बचेगा, 9 7 16 होता है। फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा, तो ये बचेगा कंप्लीट। 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x, यहाँ पे जाएगा 1.7733 बटे 3, भाग कर दो इसमें। जब इसमें हम भाग करेंगे तो ये log x, यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, पॉइंट लगा लो पहले इसे,
क्योंकि 1 छोटा है यहाँ पे, 3 पंचे 15 है, यहाँ पे 2 बचा 27 हो गया, और 3 नेम होता है 27, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। लॉग एक्स का मान आपका आ गया है। देखिए भाई, यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद एंटी लॉग लेना है इसका। जब इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी लॉग एक्स ना था, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी, यानी माइंड मिस्टेक, आर था, बार बार हम एक्स को लिखते लिखते एक्स ही लिखने लगे। यहाँ पे हमारा आर चल रहा था, वो आप लोग भी समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या, यहां तक जब वैल्यू आ जाए फिर हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लॉग को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा 0.5911, यानी 5911। अब क्या करना हमें, एंटी लॉग। अब बार बार आप यही कहोगे कि सर आप 59 पे एक 59 वाला कॉलम देखो, एक वाला ऊपर से कॉलम देखो, कहाँ पे आपका मिलान हो रहा है। तो एंटी लॉग वाले में जाना पड़ेगा हमें। अब लॉग में मत देख लेना। 59 ये आ गया ऊपर, 59 60, 59 पे एक पे देखेंगे तो 3899 है, 3899, फिर एक मीन डिफरेंस देख लो इसके सामने, एक के सामने एक ही आ रहा है, ये आ जाएगा। आप दोबारा से देखते हैं, 59 पे एक 3899, और 3899 हम मीन डिफरेंस चेक करेंगे। आप ध्यान रखना, 59 के सीधे चले जाओ आप मीन डिफरेंस, ये तीन आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये मीन डिफरेंस के कॉलम है, तो एक पर एक ही है आपका, तो यहां पर एक। तो आर की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 38, इसमें आप ऐसा करो, एक को जोड़ो, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 3900 हो गया, यानी 3900 आ गया। अब आपको यहां पे देखो, यहां पे जीरो आ रहा है, यहां पे जीरो कब आता है, जब दशमलव, जीरो का पूर्णांश, भाई पूर्णांश जीरो कब आता है। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि इस बॉक्स में हमने संख्या लिखी है, इस बॉक्स में लिखी हमने log 2.301, हम तुमसे ये पूछे इसका पूर्णांक क्या होगा, हम तुमसे ये पूछे इसका पूर्णांक क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका पूर्णांक को, हम तुमसे पूछे ये संख्या लिखी है 21.301, हम तुमसे इसके इस संख्या का पूर्णांक क्या होगा, तो सर कहोगे सर दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसका मतलब है 2 - 1, इसका मतलब है 1 हो जाएगा इसका पूर्णांक। अब 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अगर हम ये चीज लिख दें, यहां पर दूसरा नंबर और ले लें, लॉग, जैसा कि मैंने लिखा था 2.301, अगर हम इसका पूर्णांक पूछे तो तुम कहोगे सर दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहां पर दशमलव लगेगा हमारा 1 अंक के बाद, दशमलव हमारा 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू हो जाएगी 3.9। बट हमें आर नहीं निकालनी है, हमें निकालना है व्यास। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जो व्यास होता है वो जो त्रिज्या होती है उसका दुगना होता है व्यास। इसका मतलब हमारे पास जो त्रिज्या है 3.9 है, तो इसका दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा, दूने में 18 और 2 3 6, यानी 7.8, यानी व्यास हमारा आ गया है 7.8 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आपकी है। आपने क्या किया था, गोले का आयतन दिया गया था, गोले का व्यास त्रिज्या से का दूना होता है। मैंने क्या किया, कैलकुलेशन की, क्योंकि आयतन दिया गया था इसका इतना, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करते करते आपको देखो कहीं पे डाउट हो रही हो तो आप पूछ सकते हो, बट मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो इतना कंप्लीट किया, लॉग आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली तो एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लिया मैंने, ये आपका एंटी लॉग आया, लॉग प्रतिलघुगणक, मैंने एंटी लॉग वाली टेबल आपको देखना बता दिया, समझा दिया किस तरीके से एंटी लॉग देखते हैं। तो आर हमारा इतना निकल के आया, तो आर का जो व्यास हमें निकालना है, आर थोड़ा निकालने में व्यास निकालना, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बाकी वो भी आपके करवा देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका, ये एक्सरसाइज इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा, और जैसा कि अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी
क्योंकि आपको बार बार हमें बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, लॉग लेना है। अब आप लोग सभी सीख ही चुके हो कि एंटी लॉग लेंगे या लॉग लेंगे। देखिए अब आप लोग सीख चुके हैं कि हमें एंटी लॉग लेना है या लॉग लेना है, तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है, धातु के एक घन को पिघलाकर जिसकी प्रत्येक कोर, धातु के एक घन को पिघलाकर जिसकी प्रत्येक कोर दी गई है 18.2 सेंटीमीटर, या इसका मतलब है घन की कोर ए मान लो कितनी दी गई है 18.2 सेंटीमीटर। अब एक घन है आपके पास एक घन है, आपने क्या किया, इस घन को पिघला दिया, पिघलाने के बाद ये घन है, इसे पिघलाया और ये घन पिघलकर एक बन गया गोला। तो आप यही तो कहोगे कि सर घन को पिघला दिया, गोला बना दिया, तो इसका जो आयतन होगा यानी भार होगा, इसका भार होगा, भाई तो इसका भार होगा, और भार का मतलब सेंस लगता है आयतन से। ठीक है, और ये घन है, इसे पिघलाकर मैंने इसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, भार तो उतना ही रहेगा, आयतन तो उतना ही रहेगा आपका। तो ठीक, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, इसकी ये त्रिज्या हमें निकालनी है r। तो आप लोग कहोगे सर घन का आयतन होता है a क्यूब और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, घन की कोर है 18.2, उसकी घात हो जाएगी 3, और यहाँ पे 4/3 और पाई का मान होता है 22/7। इधर हमारा है r क्यूब, 22 चौकू 88, 18.2 और इसकी घात 3, और इधर हो जाएगा 22 चौकू 88 और बटे 21 गुणे r घात 3। इधर 21 का गुणा होगा 18.2 की घात 3 और इधर हो जाएगा गुणे में 21 और पूरे एक बटे ये 21 88 नीचे आ जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका बचेगा r क्यूब। तो ये कैलकुलेशन आपकी है, इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझो। पहले 21 को इधर भेज दिया, गुणा में पहुंच गया, 88 नीचे आ जाएगा। अब हमें दोनों तरफ लॉग लेना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में किया था, पहले क्वेश्चन में किया था कि दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब तो इधर तो आपका हो जाएगा लॉग r क्यूब, इधर हो जाएगा जो भी ऊपर गुणे में लिखा होता है, जैसे एक बार लिख लेते हैं लॉग, आपको समझने में आसानी मिलेगी। अब देखते हैं, ऊपर जो भी गुणा में लिखा होता है उसे तो हम प्लस में कर देंगे कन्वर्ट, जो बटे में लिखा होगा उसे माइनस में कर देंगे, और ये जो घात है लॉग m की घात n, ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग r, और ये हो जाएगा आपका लॉग गुणे में है वो प्लस में पहुंच जाएगा। ये माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, लॉग m की घात n तो n लॉग m, तो यहां पर भी कर देंगे भाई काम। अब तो आप समझ चुके होंगे क्या काम कर रहे हैं हम। यहां पर भी वही फार्मूला, तो 3 आगे आ जाएगा, लॉग 18.2 और इधर हमारा है लॉग 21 माइनस के लॉग 88। अब इसका सभी का एंटी लॉग ले लो, वो लॉग ले लो लॉग टेबल से देखकर, उसके बाद में आप एंटी लॉग ले लेना। तो log 18 की वैल्यू यहां से ले लो, अब तो देखना सीख चुके हो। 18 पे 2 देख लेंगे, 18 पे 2, 18 और 2 का मिलान कहाँ पे हो रहा है, तो 18 और 2 का मिलान हो रहा है आपका 18 और 2 2601, 26 3 है पहले से गुणे इसमें कर दो 2601। ठीक है, उसके बाद में कोई भी मीन डिफरेंस के लिए कोई अंक ही नहीं है। पॉइंट कहां पे लगेगा, इसका पूर्णांश क्या है, पूर्णांश इसका आ जाएगा आपका 1, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है तो इसका पूर्णांश आ जाएगा 1, प्लस लॉग 21 को देख लो, 21 को देखोगे 32/22 आ जाएगा, 32/22। अब तो एकदम टेबल दिख रही है, अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका देखो पॉइंट यहाँ पे माना जाएगा, तो पूर्णांश इसका कितना आ जाएगा, इसका भी पूर्णांश 1 आ जाएगा, माइनस 88 को देखो। अच्छा आप बताओ देख के 88 को,
88 को देखो, 88 को 0 पर देख लो, 94 45 आएगा, 94 45। और ध्यान रखना पॉइंट यहाँ पे है, पूर्णांश आ जाएगा 1। अब सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए 3 log r, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी साथ साथ चलेंगे इसके। इधर साइड में 3 का गुणा इसमें के अंदर कर दो, 3 एकम 3, 0 तिचक 18, और फिर 18 1 3 दूनी 6 1 7, और 3 एकम 3, ये 3 का गुणा कर दिया इसमें, 3 का इसमें गुणा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अभी सेम ऐसे ही लिख दो, इसे भी लिख दो। अब पहले तो इन दोनों को ऐड करो, फिर माइनस कर लेंगे। 3 log r इक्वल, इन दोनों को प्लस कर लो पहले, 3 2 5, और 0 2, 8 2 10 की 0, 7 3 10 11, और 3 1 4 5, यानी 5.1025 माइनस 1.9445। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 12 से 8 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 से हम 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारा 0, तो इधर जब वहाँ से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से अगर 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 से 1 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 3। तो ये तो आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, माइनस ही तो किया मैंने। लॉग आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में पहुंच जाएगा, 3.1580। एक बार और चेक करते हैं कि ये सही है, माइनस 5 से 5 0, और 12 से अगर 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 से अगर 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 10 से अगर 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग कर देते हैं, तो लॉग आर 3 से इसमें भाग करेंगे 1 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा जाके 0.5, क्योंकि 1 में भाग जाएगा नहीं 3 से, तो 1.05, और 3 दूनी 6, और तिचक 18, ये आ जाएगा आपका। अब हमें करना क्या है, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग में कितना निकालना है, 1.0526। अब आप लोग ही एंटी लॉग हमें इसका बता दो, तो आप सर यही कहोगे कि 0.5, पहले 0.5 पे देखो कितना, 2। ठीक है, एंटी लॉग वाली टेबल निकालते हैं। एंटी लॉग देखिए 0.5, इधर है पहले ही 0.5, उस पे 2 के सीध पर देखो, पहले आप 0.5 को 2 की सीध 11.27 आ जाएगा। आर की वैल्यू 11.27, और प्लस में 6 मीन डिफरेंस है, 6 मीन 0.5 के सीध पर 6 मीन डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 6 के सीध पे 2 आ रहा है, 6 में मीन डिफरेंस 2 आ रहा है, प्लस 2 यहीं पे कर दो। इसके बाद में इसका एक हमारा क्यों आया, क्योंकि दशमलव लगा होगा 2 अंकों बाद। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 11.29। अब एक हमारा पूर्णांश इसलिए आया कि दशमलव लगा होगा 2 अंकों बाद, तो दशमलव यहाँ पे लगा है, तो ये आर का मान आ जाएगा 11.29 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग समझ सकते हैं कि पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों के आयतन, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, अगर कहीं पर पिघलाना लिखा हो
अगर पिघलाने की बात कहीं पे हो रही है तो आपका माइंड यही कहे कि पिघलाना कहीं पे लिखा हो तो आप समझ जाना दोनों के आयतन बराबर होंगे, आयतन दोनों के बराबर होंगे। आप समझ लो पहले, अगर पिघलाने की बात हो रही है तो दोनों के आयतन बराबर कर दो, बस सिंपल सी बात है। अब ये तो आप पूरा कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, एक बार और देख लेना, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि लॉग जब लेते हैं तो पूर्णांश को लिखना पड़ता है, एंटी लॉग जब लेते हैं तो ये पूर्णांश है, पूर्णांश आया कहां से, तो वो चीजें लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है 23। उसके बाद में 24, 25 सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। और इसके बाद में ये पूरा चैप्टर इसी क्लास के साथ खत्म होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 23, कितने वर्ष में कोई धन 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने से दुगना हो जाएगा? कोई धन, दर कितनी दी गई है, रेट परसेंट क्या दिया गया, 8% दिया गया। दर, ये दर होती है। कितने वर्ष में, आपको क्या पूछा गया, समय पूछा गया, समय पूछा गया आपको कितना है, कितने वर्ष में कोई धन 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने से दुगना हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई धन यानी मूलधन, अगर कोई मूलधन P है तो वो कितने समय में अपने आप का दुगना यानी 2P हो जाएगा। ये बात समझ लो पहले, अगर अपने आप का दुगना हो रहा है इसका मतलब मूलधन P ना होकर 2P हो रहा है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन आपका P था, चक्रवृद्धि ब्याज आपका P हो गया, उस तो मिश्र धन आपका 2P हो जाएगा। फिर इसका मतलब है एक फार्मूला होता है मिश्र धन का, मिश्र धन का एक फार्मूला होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन तो अब आपका दुगना हो गया यानी 2P हो गया। मूलधन कितना था यानी P था। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय से होती है यानी t माइनस 1। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो इस p को इधर लेके आएंगे तो ये तो p हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर आपका ये मूलधन यानी p, ये भी तो p है। मूलधन को मतलब हमने क्या माना है, p माना है। 1 प्लस दर क्या है, 8 है, और बटे में 100, इस पर घात कितनी, t माइनस कितना 1। ये अब p से p फिर कैंसिल हो जाएगा। ये अगर हम p से p कैंसिल करेंगे यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 इक्वल आपका आ जाएगा 1 प्लस 8 बट यानी एक धन 8 बटे 100 आपका ये घात आपकी t है और माइनस का 1 है, तो 1 को इधर लाएंगे अब, तो 1 और 1 जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक ये इधर आया माइनस का तो ये प्लस हो गया, तो इधर बचा हमारा, कैंसिल भी कर सकते हो आप अगर कैंसिल करना चाहो यहां से, नहीं तो सॉल्व ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। ये आप अगर भिन्न को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 8 यानी 108, 108 बटे 100, और घात कितनी है t। इधर कितना बचा, इधर हो जाएगा आपका 2,
और इधर हो जाएगा आपका 108 और बटे में 100। हमें मान निकालना है टी का। पावर में कितनी है? टी। हमें टी का मान निकालना है। अब देखो कैसे टी का मान निकालेंगे अपन। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लॉग के क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत ही, समझ लो आप। लॉग का क्वेश्चन आया, जान लो किसी कैंडिडेट की स्पीड स्लो। इधर साइड में हमारा दिया गया 2 और इधर साइड में ये दिया गया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे हम। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो आ जाएगा log 2 और इधर आ जाएगा log 108 बटे 100 घात t। और जैसा कि आप जानते हो घात ऊपर नहीं रहती कभी, log ये नहीं चाहता मेरे ऊपर घात रहे, तो घात तुरंत आगे आ जाती है। तो इधर तो log 2 है, इधर घात आ जाएगी यहाँ पे आगे t। तो अब क्या है, ये लिखा है log m बटे n। log m बटे n का फार्मूला होता है जैसे ही बटे दिखाई दे, जैसे बटे दिखाई दे वैसे ही आप ऐसा करो माइनस कर दो। फार्मूला ही कहता है जैसे ही बटे दिखे माइनस करो। तो log 2 इधर t है, चाहो तो यहीं पे log 2 की वैल्यू रख दो। आपको हम टेबल में देखना सिखाते हैं log 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। log 2 यानी log 2 का मतलब होता है यहाँ पे 2.0 यानी 20। तो 20 का मतलब ये है 3010, 3010। बट यहां पर दशमलव के आगे एक अंक है तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 0। तो log 2 की वैल्यू ये हो गई। log 108 की वैल्यू क्या होगी, यानी 10 वाले कॉलम में 8 के सामने देखो, 8 के सामने नीचे उतरो और 10 के कॉलम में देखो, 10 के कॉलम में 8 के नीचे, पहले ऊपर नंबर पे 10 है, 10 के कॉलम में 8 के नीचे है 0 3 3 4। यहां पर लिखो 0 3 3 4। इसमें आप ऐसा करो, इसमें दशमलव तो यहाँ पे है, तो दशमलव जब यहाँ पे है तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 यानी 2, 2 दशमलव ऐसे हो जाएगा माइनस। log 100 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 2 होती है। log 100 की वैल्यू डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना जानते तो यहाँ पे टेबल में देख लो, log 100 यानी 10 पे 0 पे देखो, 10 को 0 पे देखो। अगर हम 10 को 0 पे देखेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। अगर हम देखो तुम्हें बताते हैं यहाँ पर 10 को 10 वाले कॉलम में 0 के सामने, तो यहाँ पे 4 0 लिखे हुए हैं टेबल में। और आप कहोगे कि सर 4 0 है तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पे है तो इसमें इसके आगे कितने अंक हैं, 3 है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पूर्णांश 2। अब बताओ दशमलव के बाद में 0 की क्या महत्व होता है, 0 का महत्व कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है log 100 का मान होता है 2। अब हमें क्या करना है, 3010 t। यहां पर ये 2 से ये 2 माइनस हो जाएगा तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा 0.334। इसे इधर भेजेंगे 0.3010, ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 0.0334 इक्वल टी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3010 और यहाँ पे हो जाएगा 334। अब बस 334 से 3010 में भाग करना है। भाग करके देखते हैं कितनी बार जाता है। नहीं तो वैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, नहीं 3 बार नहीं, यहाँ पे जाएगा समथिंग 9 बार, 9 चौक 36, और 9 3 27, 27 और 3 30, 9 3 27, 27 3 30, तो ये आ जाएगा आपका 4। और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो समथिंग अप्रोक्सीमेशन आपके इस पे वैल्यू निकलेगी 9 वर्ष। तो कोई भी जो ब्याज है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट दी गई होगी 8%, और मूलधन आपका दिया गया P मैंने मान लिया था, और ये 2P इसका क्या है, मिश्र धन होता है।
भाई जब भी आप ध्यान रखना, मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और जो ब्याज है, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं तभी बनता है मिश्र धन। यहाँ पे मैंने लिख दिया था पहले ही से। मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन्होंने ये कहा है कि मूलधन इस मिश्र धन मूलधन का दुगुना हो गया। दुगुना कब हुआ होगा? तो जब मूलधन P है भाई, दुगुना कब होगा? ये मूलधन P है, चक्रवृद्धि ब्याज भी P हो जाए तो मिश्र धन 2P हो जाएगा उस कंडीशन में। तो P और P जुड़कर इसका मतलब मूलधन P है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी P हो जाएगा। इसका मतलब तभी तो मिश्र धन 2P होगा। तो ये आपको सेंस पूरा लगाना है। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं प्रॉपर वे में समझ में आए होंगे। आप जितने भी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, जितने भी मेहनत की है मैंने, आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा समय से पहले। कंटिन्यू आप पर डे डेली का डेली वीडियो देखिए और वीडियो को कम से कम शेयर तो कर दिया करो। शेयर भी तो करना जरूरी है भाई। ये बताइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। अभी का टाइम अगर हम बता दें आपको तो आपका ये अभी का टाइम दिया गया है, ये हो रहा है, समझ सकते हो आप। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप एक वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप देखो, आपका दोस्त देखे, आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। उससे इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम कंटिन्यू लगातार बहुत और मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।